नमस्कार। संवाददाता न्यूज़ नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 13 जुलाई है और आप देख रहे हैं हमारा प्रातःकालीन बुलेटिन। आज की खबरों में है पूर्व कतर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के सम्मान में भारत में राष्ट्रीय शोक। 650 करोड़ रुपए के घोटाले की फाइलें स्वास्थ्य विभाग में गायब। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने लगाया आरोप। हरियाणा के जिंद से सोनीपत मार्ग पर चलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन। केयरिंग फ्रेंड्स नेटवर्क के संस्थापक रमेश भाई गुलाबचंद कचोलिया को मुंबई वासियों की श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के पंढरपुर में जारी वारकरी समुदाय की आषाढ़ी वारी। बंगलुरु में रियल एस्टेट बाजार में सकारात्मक रुझान। चेन्नई में तिरुमंगलम सर्विस रोड 1 साल के लिए बंद। भुवनेश्वर में मत्स्य विकास योजना की समीक्षा बैठक। पश्चिम बंगाल में संगठित अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए नए कानून लागू। बहरागोड़ा में पन्ना तस्करी का भंडाफोड़। और सेल ने बोकारो स्टील प्लांट में स्लरी पाइपलाइन परियोजना को दी मंजूरी। भारत सरकार ने पूर्व कतर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के सम्मान में 13 जुलाई को राष्ट्रीय शोक घोषित किया और सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए। राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा। पूर्व कतर अमीर अल थानी का निधन 11 जुलाई 2026 को हुआ, जिससे पूरे अरब जगत और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई। शेख हमद ने 1995 से 2013 तक कतर पर शासन किया और इस दौरान देश को ऊर्जा निर्यातक महाशक्ति बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में बड़े सुधार किए और कतर को वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनाया। उनके शासनकाल में अल जजीरा चैनल की स्थापना हुई, जिसने अरब मीडिया को नई दिशा दी। उनके निधन पर भारत सहित कई देशों ने संवेदना व्यक्त की। दिल्ली में हाल ही में सामने आए स्वास्थ्य घोटाले ने प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि लगभग 650 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ी सैकड़ों फाइलें स्वास्थ्य विभाग से गायब हो गई हैं। इन फाइलों में अस्पतालों की खरीद, दवाओं की सप्लाई और उपकरणों से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल बताए जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि यह जानबूझकर किया गया ताकि जांच को कमजोर किया जा सके। वहीं सरकार ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सभी रिकॉर्ड सुरक्षित है और जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। भारत जल्द ही अपनी पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन लॉन्च करने जा रहा है, जो हरियाणा के जींद से सोनीपत मार्ग पर चलेगी। इस ट्रेन का उद्घाटन 17 जुलाई 2026 को किया जाएगा। यह परियोजना भारतीय रेल के हरित परिवहन मिशन का हिस्सा है और इसे चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने तैयार किया है। ट्रेन में 10 कोच होंगे, जिनमें लगभग 2600 यात्री यात्रा कर सकेंगे। इसकी अधिकतम परिचालन गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि परीक्षण में यह 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंची। किराया 5 से 25 रुपए रखा गया है ताकि यह आम जनता के लिए सुलभ रहे। ट्रेन में 1200 किलोवाट हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है, जो केवल जलवाष्प उत्सर्जित करता है, जिससे यह पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल है। परियोजना की लागत लगभग 111.83 करोड़ है और जींद में विशेष हाइड्रोजन उत्पादन व भंडारण सुविधा स्थापित की गई है। मुंबई में समाज सेवी तथा केयरिंग फ्रेंड्स नेटवर्क के संस्थापक रमेश भाई गुलाबचंद कचोलिया के अंतिम संस्कार समारोह में कल गहरा शोक और श्रद्धा का वातावरण रहा। 10 जुलाई 2026 को लीलावती अस्पताल में उनके निधन के बाद परिवार, मित्रों और समाज सेवा से जुड़े लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। समाज सेवा जगत के कई प्रमुख कार्यकर्ता, सांस्कृतिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। परिवार के सदस्यों, पत्नी लता कचोलिया, पुत्र आशीष और वैभव ने अंतिम संस्कार में भाग लिया। महाराष्ट्र के पंढरपुर में जारी वारकरी समुदाय की आषाढ़ी वारी यात्रा में भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। वारकरी समाज के हजारों श्रद्धालु संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर की पालकी के साथ पुणे में से पैदल चलकर पंढरपुर पहुंच रहे हैं। यात्रा के दौरान डिंडी समूह भजन, कीर्तन और अभंग गाते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे वातावरण भक्तिमय हो जाता है। श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में हाथों में झंडे और वाद्य यंत्र लेकर सामूहिक रूप से विठोबा भगवान के दर्शन के लिए निकलते हैं। वारकरी समुदाय की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और हर वर्ष आषाढ़ी एकादशी पर पंढरपुर में लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। इस बार भी यात्रा में भक्ति, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक गौरव का अद्भुत प्रदर्शन हो रहा है, जो महाराष्ट्र के आध्यात्मिक धरोहर को जीवंत करता है। बेंगलुरु में कल रियल एस्टेट बाजार में सकारात्मक रुझान सामने आए हैं। जनवरी से जून 2026 के बीच बेंगलुरु में कुल
27,968 घरों की बिक्री हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। साथ ही नए प्रोजेक्ट लॉन्च की संख्या भी बढ़कर 34,749 यूनिट तक पहुंच गई, जिससे रियल एस्टेट बाजार में सकारात्मक रुझान दिखाई दे रहा है। औसत आवासीय कीमतें 9,354 प्रति वर्ग फुट तक पहुंच गई हैं, जो सालाना 9% की वृद्धि दर्शाती हैं। इस बढ़ती मांग का मुख्य कारण ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में रोजगार के अवसरों का विस्तार माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में मेट्रो विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के चलते आवासीय बाजार और अधिक सक्रिय होगा। चेन्नई में तिरुमंगलम सर्विस रोड को 13 जुलाई 2026 से 12 जुलाई 2027 तक बंद कर दिया गया। यह निर्णय चेन्नई मेट्रो रेल फेज 2 कॉरिडोर 5 और स्टॉर्म वाटर ड्रेन निर्माण कार्य के कारण लिया गया है। जवाहरलाल नेहरू रोड पर स्थित इस मार्ग के बंद होने से ट्रैफिक डायवर्जन लागू किए गए हैं। पाड़ी फ्लाईओवर से अम्बत्तूर जाने वाले वाहनों को 18वीं मेन रोड या 6th एवेन्यू से डाइवर्ट किया जाएगा, जबकि कोयम्बेडु जाने वाले वाहन तिरुमंगलम फ्लाईओवर का उपयोग कर सकते हैं। इस बंदी से स्थानीय निवासियों और यात्रियों को असुविधा होगी, लेकिन प्रशासन का कहना है कि यह कदम शहर के दीर्घकालिक विकास और जल निकासी सुधार के लिए आवश्यक। भुवनेश्वर में आयोजित मत्स्य विकास योजना समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने ओडिशा के मत्स्य क्षेत्र की उपलब्धियों और चुनौतियों पर चर्चा की। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025-26 में राज्य ने 12.70 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन दर्ज किया, जो देश में उल्लेखनीय योगदान है। समुद्री खाद्य निर्यात में राज्य को 5,429 करोड़ रुपए की आय हुई, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ओडिशा को 1,301 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें मत्स्य पालन के लिए आधुनिक तकनीक, कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण इकाइयों का विकास शामिल है। कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार ने संगठित अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए नए कानून लागू किए। इन कानूनों के तहत अपराधियों को बिना ट्रायल 12 महीने तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकेगा और उनकी संपत्ति जब्त कर नीलामी की जा सकेगी, ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। यह कदम 2025 बेलडांगा दंगों जैसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। साथ ही राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की पहल भी शुरू की गई है और बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों की रिहाई का आदेश दिया गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध और मानव तस्करी के मामलों में पुलिस को जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का निर्देश दिया गया है। हरागोड़ा में 13 जुलाई 2026 को पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 करोड़ रुपए मूल्य के पन्ना तस्करी का भांडाफोड़ किया। यह कार्रवाई अंतर्राज्यीय गिरोह के खिलाफ की गई, जिनमें 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरोह लंबे समय से झारखंड और ओडिशा की सीमा पर सक्रिय था और कीमती रत्नों की अवैध तस्करी करता था। बरामद पन्ना कोलकाता और अन्य शहरों में बेचने की योजना थी। सेल ने बोकारो स्टील प्लांट को लौ अयस्क की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 258 किलोमीटर लंबी स्लरी पाइपलाइन परियोजना शुरू कर दी है। यह प्रोजेक्ट एक बड़े विस्तार योजना से जुड़ी है, जिसका उद्देश्य उत्पादन क्षमता बढ़ाना और उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात उत्पादन की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत बोकारो स्टील प्लांट में लगभग 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। वर्तमान उत्पादन क्षमता 4.65 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 7.25 मिलियन टन प्रति वर्ष की जाएगी, जबकि हॉट मेटल उत्पादन क्षमता 7.55 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। तकनीकी सुधारों में 4,500 घन मीटर क्षमता वाला नया ब्लास्ट फर्नेस, अत्याधुनिक स्टील मेल्ट शॉप, थिन स्लैब कास्टिंग और डायरेक्ट रोलिंग तकनीक, एयर सेपरेशन यूनिट और डिजिटल ऑटोमेशन शामिल हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से संयंत्र में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम लागू किया जाएगा और ऊर्जा दक्ष तकनीक अपनाई जाएगी। इस विस्तार से हजारों रोजगार अवसर पैदा होंगे और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना को 3 से 3.5 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।